दोस्तों, जब से जस्टिस वर्मा के घर में ना नोटों का जो बंडल मिला है ना, तब से हमारे देश में फिर से उस बहस को जन्म दे दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 के बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 एक ऐसा प्रावधान है जो जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के द्वारा दिया गया था और दोस्तों इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, अभी हमारे भारत के न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था और एनजेएसी व्यवस्था जो मतलब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग 2014 का जो संक्षिप्त रूप है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसका मेरिट डिमेरिट मतलब उसका पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज को समझेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ एनजेएसी के बारे में जानेंगे और उसका भी मेरिट डिमेरिट को हम लोग समझेंगे कि उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम का बेसिक आधार ऐसा समझ लीजिए ना कि जजों की नियुक्ति में सारा का सारा पूरा रोल जजों का ही रहेगा। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम दो भागों में होता है, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम सिस्टम और दूसरा होता है उच्च न्यायालय का कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं और बाकी 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, इस कॉलेजियम सिस्टम का प्रमुख काम होता है सर्वोच्च न्यायालय का जजों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण और साथ ही साथ उच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति और उसका स्थानांतरण। और दोस्तों, अगर उच्च न्यायालय की अगर कॉलेजियम सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य सीनियर न्यायाधीश होते हैं। और दोस्तों, इसका प्रमुख काम होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे मुख्य न्यायालय हो, इसमें का जो कॉलेजियम सिस्टम रहेगा वो जजों की नियुक्ति करके सरकार के पास सिफारिश भेज देगा। अब सरकार के ऊपर होता है कि इसे माने या ना माने। लेकिन दोस्तों, इसमें लेकिन है, अगर सरकार एक बार नहीं मानी, अगर दोबारा का कॉलेजियम सिस्टम उस जजों को अगर भेजे पैनल, फिर से पैनल विचार करके इस जज को नियुक्ति करना है, सिफारिश भेजे, तो एक पक्का एकदम निश्चित है कि सरकार को उनकी नियुक्ति करनी ही करनी है। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम को अच्छे समझने के लिए कॉलेजियम सिस्टम का इतिहास समझ लेते हैं। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम का इतिहास मुख्य रूप से इससे संबंधित विवाद 1981 में सबसे पहले आया। इसको दोस्तों हम लोग एसके गुप्ता विवाद भी कहते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का भी अच्छा खासा रोल होना चाहिए और यहाँ पर सरकार का भी भूमिका रहा। लेकिन दोस्तों, जब 1993 में दोबारा जब जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम की बात आई, तब वहाँ एक कह दिया गया कि जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का ही प्रमुख भूमिका रहेगी, सरकार की भूमिका को एकदम कम कर दिया गया या मान लो नगण्य कर दिया गया। अब दोस्तों, उसके बाद 1998 में कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड तीसरा विवाद आया। उसके तहत निर्धारण करते हुए एक बात कह दिया गया कि जजों का नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगा और न्यायाधीशों की भूमिका ही प्रमुख रहेगी। लेकिन अब एक मुख्य न्यायाधीश के साथ उनके पैनल में 4 न्यायाधीश और जुड़ जाएंगे। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम की ना बहुत घनघोर आलोचना की जाती है और दोस्तों इसकी आलोचना का प्रमुख आधार यही है कि इसमें गोपनीयता और पारदर्शिता की घनघोर कमी होती है। और दोस्तों, साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि अगर जजों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी तो यहाँ पर जनता का किस तरीके से इसमें योगदान रहा। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जहाँ सरकार चुनी जाती है, हर जगह सरकार चुनी जाती है, मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा ही तैयार होते हैं। प्रधानमंत्री आज क्या है, सांसदों के द्वारा चुनी जाती है और सांसद जनता चुनते हैं। तो इस तरीके से जनता का योगदान है प्रधानमंत्री बनने में। लेकिन दोस्तों, जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें किसी भी रूप में जनता का कोई योगदान नहीं है, नियंत्रण नहीं है और ऐसे समय में जिम्मेवारी बिल्कुल जजों की नहीं रहे। तो जजों की जिम्मेवारी किसके प्रति होगी, किसी के प्रति नहीं होगी। तो इस तरीके से तानाशाही फैलने का भी डर बना रहता है। दोस्तों, जहां केवल अधिकार मिलेगा और जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, वहां पर तानाशाही का खतरा ज्यादा रहता है और यही कॉलेजियम सिस्टम का प्रमुख आधार है। अब दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में बोली जाने वाली बात को भी सुन लीजिए। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में बोला जाने वाला सबसे प्रमुख बात यही है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के हस्तक्षेप को अलाउ कर देंगे तो सरकार न्यायाधीशों को डरा सकती है, धमका सकती है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी। मतलब कि दोस्तों, न्यायालय ये कहना चाहती है कि अगर हम सरकार का हस्तक्षेप को अगर करेगा तो हमारे जज डरे रहेंगे कहीं उनका बार बार स्थानांतरण न कर दे। तो इस तरीके से न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर पाएगी और स्वतंत्र डिसीजन
नहीं दे पाएगी। अब दोस्तों जजों की नियुक्ति संबंधित दूसरी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। उसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014। दोस्तों इसको सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के 99वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया और दोस्तों इसको पूरे संसद में 2015 में पास भी करवा दिया गया, लेकिन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कहकर इसे मतलब खारिज कर दिया गया और बाद में इसे खत्म कर दिया गया। वैसे तो दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे शॉर्ट में एनजीएसी कहते हैं वो उस वक्त तो खारिज हो गया, लेकिन दोस्तों ये मांग बार बार उठ रही है और सरकार इसे बार बार ला रही है और कहीं पर इधर से उधर से घुमा फिरा की तो बात कर रही है। इसलिए दोस्तों हम लोग को एनजीएसी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों एनजीएसी का मतलब प्रक्रिया क्या है, सरकार ने मतलब 2014 में ये जो क्या एनजीएसी को लेकर जजों की नियुक्ति को लेकर सिस्टम बनाया था उसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों एनजीएसी के तहत 6 सदस्य जजों की जो नियुक्ति और हस्तांतरण के बारे में रहेंगे। इसमें 6 सदस्यों में दोस्तों सबसे पहला सदस्य होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये पूरे जो नियुक्ति का जो पैनल रहेगा उसके अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद दोस्तों बाकी 2 अन्य सदस्य रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। इस तरीके से हो गए 3 सदस्य। अब उसके बाद चौथा सदस्य भारत के कानून मंत्री रहेंगे। अब ये हो गए 4 सदस्य और बाकी जो 2 सदस्य बचे हैं ना उनकी नियुक्ति एक आयोग बनेगा। उस आयोग में कौन कौन शामिल होंगे दोस्तों सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। इस तरीके से दोस्तों 6 सदस्य मिलकर ही जजों की नियुक्ति और हस्तांतरण की बात करेगी और जिसको 2015 में खारिज कर दिया गया था। अब दोस्तों इसके पक्ष में क्या बात है, दोस्तों इसके पक्ष में अगर बात करें तो इसके पक्ष में सबसे प्रमुख बात दोस्तों यही है कि इसमें सरकार का योगदान जजों की नियुक्ति में रहेगा। और दोस्तों सरकार कोई अपने से सरकार नहीं बनता, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों इस तरीके से न्यायपालिका में सरकार की भूमिका बढ़ेगी। और दोस्तों सरकार कहाँ से आती है, सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका में जनता की भूमिका बढ़ेगी। और दोस्तों इस तरीके से ये लोकतांत्रिक देशों में न्यायालय में भी लोकतंत्र प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो एनजीएसी ज़्यादा पारदर्शी प्रतीत होती है। और दोस्तों एनजीएसी का एक ही नेगेटिव चीज़ है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा जाता है, इसमें सरकार न्यायपालिका के लिए खतरा पैदा करेगी। तो दोस्तों हमारे देश में देखा जाए तो बाकी सब संस्थाएं भी तो सरकार के नियंत्रण में है, जनता द्वारा चुना जाता है, तो वो सब तो अपना काम कर रही है ना। अगर कुछ विवाद होगा तो पारदर्शी तरीके से नियम निकले। अगर मान लीजिए सरकार कोई गलत तरीके से कोई जजों की नियुक्ति कर रहा है, गलत तरीके से दबाव डाल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय वहां संज्ञान ले। दोस्तों इस पूरे वीडियो का कॉलेजियम सिस्टम और एनजीएसी के विश्लेषण करने के बाद ये कहा जा सकता है कि जजों की नियुक्ति के लिए एनजीएसी व्यवस्था ही बेहतर है, क्योंकि इससे न्यायपालिका में लोकतंत्र का प्रवेश होगा। और दोस्तों ये बात कहा जाता है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता छिनेगी। तो दोस्तों वैसे तो सब संस्था ये बात कह सकती है कि हमारी स्वतंत्रता छिनेगी। कोई आईएएस अधिकारी भी कह सकता है कि इसमें हमारे ऊपर सरकार का दबाव क्यों, हमें भी अच्छे से काम करने दिया जाए। दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एनजीएसी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।